सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। मैं हूं आपका दोस्त, नाम सबने पढ़ ही लिया होगा, यश। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बेसिकली लॉ। लॉ क्या होता है, क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे एंशिएंट इंडिया से मॉडर्न इंडिया। मैं एंशिएंट इंडिया में सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं अभी अपनी प्योर जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ से जाऊँगा कि राम के टाइम में क्या होता है, श्री राम के टाइम में कैसा लॉ था, क्या लीगल सिस्टम था, मैं सबके बारे में डिस्कस करूँगा। ये हमारा प्यारा भारत इंडिया। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ लॉ। लॉ क्या होता है? तो लॉ बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होता है, विकीपीडिया से मैंने निकाला था ये। लॉ बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जो कि क्रिएट या इन्फोर्सिबल किया जाता है बाय द सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट बिहेवियर। ठीक है ना, यानी कि सोशल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कौन हो गए, चाहे हमारे गवर्नमेंट हो गई, सॉवरेन हो गए, कोई भी अदर अथॉरिटीज। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, साइंस सब लोगों ने पढ़ी होगी घर तक। तो साइंस में जैसे साइंटिस्ट होते थे, वैसे हमारे यहाँ लॉ में होती हैं ज्यूरिस्ट। जैसे एक ज्यूरिस्ट हमारी फोटो लगा रखी है मैंने, जॉन ऑस्टिन। तो ये एनालिटिकल स्कूल के थे। ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस होते हैं। नेचुरल स्कूल होता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, 5-6 तरीके के होते हैं। लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग यहाँ ज्यूरिस्ट नहीं पढ़ने बैठे। इनिशियल क्या होता है, लॉ बेसिकली होता ही क्या है ये बता दो पहले। लेकिन मैंने जॉन ऑस्टिन को इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा आज से कंटेक्स्ट में इनकी डेफिनेशन ठीक रहती है। इनकी डेफिनेशन क्या थी? लॉ इज द एग्रीगेट सेट ऑफ रूल्स सेट बाय अ मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर और सॉवरेन टू मैन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स। जॉन ऑस्टिन का बेसिकली कहने का मतलब था कि लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक कमांड होती है जो कि सॉवरेन के द्वारा दी जाती है, और उस कमांड को या उस रूल को या उस लॉ को उसको आप नहीं मानते हैं अगर, तो आपको सैंक्शन मिलेगा, सजा मिलेगी, यानी कि बेसिकली। ठीक है ना, ये आज के कंटेक्स्ट में भी ठीक है। आईपीसी में कोई बात दे रखी है, कोई लॉ दे रखा है, कोई रूल दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दे रखा है, अगर आप उसको नहीं मानते हैं, सॉवरेन का दिया गया नहीं मानोगे तो सैंक्शन मिलेगा, सजा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, इसके रिगार्ड में अगर आपको समझाऊँ आज का, ये बेसिकली नेचुरल लॉ को थोड़ा कम मानते थे, मैंने बता दे रहा, इसलिए नेचुरल लॉ जैसे हम लोग सुनते हैं ना, जैसे कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो चाहे सॉवरेन दे चाहे ना दे हमारे पास है। जबकि ऐसा नहीं है भाई, राइट टू लाइफ हमारे पास है, राइट टू लाइफ हमारे पास हमेशा से है। लेकिन आर्टिकल 21 में दे रखा है ना, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों दे रखा है? इसीलिए दे रखा है। मैंने जॉन ऑस्टिन इसलिए रखा कि मैं थोड़ा इसको थोड़ी डेफिनेशन में थोड़ा सेंस बनाती है कि हाँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी, कुछ थोड़ा सेंसेबल थी, कुछ तो बेमतलब की थी। तो ये थोड़ा सेंस लगा मुझे के बारे में भी, ताकि आपको थोड़ा पता चले कि हाँ, एक जॉन ऑस्टिन भी थे, ज्यूरिस्ट क्या होता है, ये सब के बारे में पता चले आपको बेसिकली। अच्छा, चाहे आज चले जाओ, चाहे एंशिएंट इंडिया में चले जाओ, चाहे मिडिवल इंडिया में चले जाओ, लॉ का एक जो 2-3 मेन काम होते थे उनमें से एक था कि मेंटेनिंग ऑर्डर और सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, चाहे दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो, किसी दो पर्सन्स के किसी के बीच में भी हो, और बेसिकली एक सोशल बिहेवियर, एक रेगुलेट करना बिहेवियर, बेसिकली रेगुलेट करना या मेंटेन करना ऑर्डर को इन द सोसाइटी। ये बेसिक काम है। अच्छा, ये हेनरी मे को याद रखना, ये नीचे रखा है मैंने, इनका नाम थोड़ा याद रखना। इन्होंने कहा था एज अपैरेटस ऑफ क्रूअल एब्सर्डिटीज, ये इन्होंने कहा था एंशिएंट इंडिया को देख के। मैं इसके बारे में आगे बता दूंगा आपको, ठीक है, याद रखना इसको। अच्छा, एंशिएंट इंडिया की शुरुआत करते हैं, तो जाते हैं पहले श्री राम के टाइम में कैसा लॉ था, कैसा रूल ऑफ लॉ वगैरह कुछ था भी कि नहीं था, सच में बताएंगे हम आपको। अच्छा, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी फॉर लॉ, ये दोनों याद रख लेना। तीसरा याद रखना चाहे ना रखो, लेकिन दो तो बेसिकली ये याद रखना ही रखना, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ और इक्वालिटी फॉर लॉ। कोई पूछ ले रूल ऑफ लॉ में क्या है, तो कह देना इंडिया के कंटेक्स्ट में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों चीज़ें रूल ऑफ लॉ के अंडर हैं, और ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंडर आती हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पेक्ट। अच्छा, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ का मतलब होता है लॉ सुप्रीम होगा, कोई भी ऑफ द लॉ नहीं है, वगैरह वगैरह। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी समझ में आ रहा होगा कि लॉ सबके बराबर है, सब इक्वल है, आर्टिकल 14 प्रीएम्बल सब जगह दे रखा है। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट हम लोगों ने नहीं लिया था रूल ऑफ लॉ के अंडर। ये बेसिकली कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, कोर्ट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन केवल राइट देता है, कोर्ट उसे एनफोर्स करती है, तो उसको हम लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को। रूल ऑफ लॉ आज के कंटेक्स्ट में बताएं तो ये भी डाइसी ने दिया था, सर एडवर्ड कोक इसके ऑरिजिनेटर थे। ठीक है ना, मैंने लिख दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। अब अगर दुनिया जहाँ से कोई यहाँ पे कोसों दूर है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रामायण या श्री राम क्या है सब जानते होंगे। ठीक है ना, श्री राम अयोध्या के राजा थे। जब ये रावण का वध करके और वहाँ पे विभीषण को राजपाट सौंप के वापस अयोध्या में आए थे, तब उन्होंने, जो अयोध्या के लोग थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, सीता का तो हरण। अच्छा, इसमें हमसे हमारा सिग्निफिकेंस ये है कि किंग जो थे उस टाइम, राम जो थे वो राजा थे और सीता वहाँ की रानी थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों की इच्छा की वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को, जबकि उनको पूरा भरोसा था अपनी वाइफ पे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ा, क्योंकि क्या थी, बाय द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल, पीपल की जो लोगों की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा। तो क्या समझ में आता है कि सॉवरेन भी उस टाइम पे, यानी कि सॉवरेन कौन थे, श्री राम जो किंग था अयोध्या का, वो भी अब नहीं थे लॉ के, उनके लिए भी सबके लॉ इक्वल है, तो वैसे ही लॉ इक्वल है श्री राम के लिए भी। रामायण की बात हो रही है, महाभारत की बात करनी पड़ेगी। तो महाभारत में बेसिकली कहा गया था, महाभारत में आपने नाम सुना होगा भीष्म का, भीष्म पितामह। उनका ओरिजिनल नाम था या पहले नाम था प्रिंस देवव्रत, देवव्रत का नाम था।
ये उनके फादर हैं महाराज शांतनु, हस्तिनापुर के राजा रहे होंगे। इन्हें कॉमन फिशरमैन था, उसकी बेटी से प्यार हो गया था, उनकी बेटी से प्यार हो गया था दोनों को एक दूसरे से। वो उसके लिए रिश्ता लेके पहुंचे अपने उस फिशरमैन के पास। फिशरमैन ने कंडीशन क्या लगा दी, जो तो आपको पुत्र उत्पन्न होंगे मेरी बेटी से शादी करने के बाद, मेरी बेटी से, वही पुत्र आगे जाके हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। प्रिंस देवव्रत जो थे या भीष्म थे राजा नहीं बनेंगे। महाराज शांतनु ने नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रिंस देवव्रत ने उसी के बाद प्रतिज्ञा ले ली, जिसे कहते हैं हम लोग भीष्म प्रतिज्ञा। हमारा सिग्निफिकेंस ये नहीं है कि महाभारत में क्या हुआ, सिग्निफिकेंस ज्यूरिस्ट का और हमारा ये है कि सॉवरेन जो था उस टाइम पे, सॉवरेन कौन था, महाराज शांतनु। महाराज शांतनु भी लॉ से एवं नहीं थे। द ग्रेट किंग ऑफ हस्तिनापुर, राजा शांतनु, महाराजा शांतनु। और क्या, एक मतलब राजा सामने खड़ा हुआ है और उसके बाद भी एक फिशरमैन कंडीशन रख रहा है, और वो राजा सिर्फ एक फिशरमैन से एक कंडीशन, एक बात नहीं मनवा पा रहा है अपनी। क्यों? क्योंकि वो लॉ के एवं नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, धर्म से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस था महाभारत के कंटेक्स्ट में। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे मौर्यन एम्पायर में। मौर्यन एम्पायर में कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा की खुशी या राजा की हैप्पीनेस या उसका वेलफेयर जो है अब तक अच्छा नहीं माना, जब तक क्या उसकी पीपल या जो उसके लोग हैं या जहाँ का वो राजा है वहाँ के लोग खुश हैं या कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि राजा खुश है और जनता को कोई समस्या है। जनता खुश है तभी माना जाएगा कि वो राजा अच्छा है। इसमें देखा ना, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर, इन हिज वेलफेयर, वट एवर प्लीजेज हिम ही शैल नॉट कंसिडर एज गुड, बट वट एवर प्लीजेज हिज पीपल ही शैल कंसिडर टू गुड। ठीक है ना। तो यानी कि जो पीपल हैं उनकी जो उनको अच्छा लगेगा या जो उनके लिए ठीक रहेगा वो सही है, ना कि जो राजा को अच्छा लग रहा है। राजा को अच्छा लग रहा है टैक्स बढ़ा दो, लेकिन उसको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं पीपल को दिक्कत है तो टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि हमारे एंशिएंट इंडिया में हमेशा लॉ सुप्रीम था, धर्म सुप्रीम था, धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, वो सारी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें सुप्रीम थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हमारे एंशिएंट इंडिया में डेलीगेशन ऑफ पावर थी, प्रॉपर डेलीगेशन। 4 लोग हैं। अब ये 4 लोग जो हैं ये इंडिविजुअल नहीं माने जाएंगे, ये माने जाएंगे एज अ फैमिली, एक यूनिट। तो इसलिए एंशिएंट इंडिया में फैमिली की यूनिट, आज हम लोग देखते हैं HUF वगैरह में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक फैमिली को स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल को। तो प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ पावर थी, फैमिली कोर्ट्स वगैरह थे, किंग से लेकर के फैमिली कोर्ट, सारे कोर्ट्स प्रॉपर डेलीगेटेड पावर में थे। चेंजेस लॉ होते थे, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ भी था, लॉ ऑफ एविडेंस वगैरह सब प्रॉपर था, ओरल एविडेंस, रिटन एविडेंस सब कुछ प्रॉपर था उस टाइम पे भी। और चेंजेस लॉ ऐसे नहीं थे कि कस्टम में अगर लिख दिया कि कस्टम में ये होता है एंशिएंट इंडिया में। और अच्छे जो लेटर जो अर्ली एंशिएंट इंडिया था वहाँ तो भाई साहब कस्टम्स चेंज होते थे। ये आज हो गया कि कस्टम चेंज नहीं करे जाएंगे, कस्टम चेंज होते थे। ऑफकोर्स मैं सप्तपदी और जो बेसिक कस्टम्स उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कस्टम्स जो जनरली होते हैं वो चेंज होते थे। और सारे कॉन्सेप्ट थे, एविडेंस वगैरह जैसे हमारे यहाँ था, ओरल एविडेंस, रिटन एविडेंस सब होता था। मिडीवल इंडिया, मिडीवल इंडिया में जैसे ही हमारा हर्षवर्धन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स सामने आ गए। हालांकि इससे हमारा जुडिशियल सिस्टम का कोई खास चेंज नहीं हुआ, हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो मोर और लेस सेम ही रहा। इसका इंडिकेशन हमें इससे पता चलता है कि मिताक्षरा जैसे जो हमारे ग्रेट कमेंट्रीज हैं, जिसको हम लोग आज भी हमारे हिंदू लॉ के अंदर फॉलो करते हैं, वो भी उसी टाइम के अंदर ओरिजिनेट हुई। हालांकि ये सब चेंज हुआ जब हमारे इंडिया पे अटैक हुआ बाय द कंकरर्स और बाय द इन्वेडर्स, जो कि मेनली अरब से आए थे। अरब से इंडिया पे अटैक होता है, यहाँ पे सिंध के राजा दाहिर सेन पे अटैक किया जाता है, मुल्तान कैप्चर किया जाता है। ये सब किया जाता है बाय मोहम्मद बिन कासिम इन द AD 712। जब उसने सिंध को कॉन्कर किया, उसके बाद उन्होंने अपने एक स्लेव को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको एस्टेब्लिश किया। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई स्लेव डायनेस्टी की। हमारे देश में नया रिलीजन, नया सिविलाइजेशन और नई एक सोशल सिस्टम आया। हालांकि क्योंकि सल्तनत पीरियड जो था वो मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा केओस से भरा हुआ था, कोई भी सुल्तान अपने आप को ज्यादा लंबे टाइम तक सिक्योर रख नहीं पाया। मुगल एम्पायर के टाइम हमारे पास काफी एफिशिएंट सिस्टम था, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल एम्पायर के अंदर, उसे काजी कहते हैं, जो कि बोरो हुआ था कैलिफेट से। जो हमारे आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है, स्टेट वर्ड का ओरिजिनेट ही हुआ था मुगल एम्पायर के पीरियड में ही। हालांकि इसके लिए कोई अलग लेक्चर मैं बना सकता हूँ अगर आपकी डिमांड हो तो, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो काजी थे वो काजीज बेसिकली जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, और एक सुप्रीम काजी हुआ करते। हर एक टाउन में जहाँ पे एक सफिशिएंट इनफ पॉपुलेशन होती थी कि वहाँ पे उसे एक कस्बा के तौर पे क्लासिफाइड किया जाता था। मुगल एम्पायर के ग्रेट हिस्टोरियंस का कहना है कि मेन डिफेक्ट जो था लॉ एंड जस्टिस सिस्टम में इन द मुगल एम्पायर वो ये था कि कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉपर सिस्टम नहीं था ऑफ द कोर्ट्स। मतलब कोई प्रॉपर हायरार्की नहीं थी, मतलब कोई हाईएस्ट से लोएस्ट कोर्ट तक की प्रॉपर हायरार्की नहीं थी। क्योंकि बेसिकली मुगल पीरियड में 2 कैटेगरीज के कोर्ट्स हुआ करते थे। एक होते थे रिलीजियस और पर्सनल लॉस के रिगार्डिंग कोर्ट, एक होते थे सेक्युलर कॉमन लॉ और पॉलिटिकल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग कोर्ट। काजीज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस
कुछ अगर ऑनरेबल काजीज को छोड़ दिया जाए तो मेनली जो काजीज होते थे मुगल एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस और ब्राइब्स में इन्वॉल्व थे। और इसकी मेन प्रॉब्लम ये थी जिसकी वजह से मुस्लिम लॉ इंडिया में ग्रो नहीं हो पाया, क्योंकि मुस्लिम लॉ जो है वो कभी चेंज नहीं होता था। मतलब कोई भी, और खास करके किसी भी इंडियन एम्पर या इंडियन काजी का डिसीजन इतना इनफ नहीं होता था जिसे हम लोग सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकें कुरानिक लॉ के अकॉर्डिंग, अनलेस कोई भी चेंज ना हो जाए ऑफ ज्यूरिस्टिक थॉट इन अरेबिया एंड इजिप्ट। मुस्लिम लॉ हमारे यहाँ मोर और लेस सेम ही रहता था। बंगाल की बैटल ऑफ प्लासी वो ऐसा इवेंट था जिसमें ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल में, और धीरे धीरे वो अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करने लगे। आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से कलकत्ता में हमने एस्टैब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कलकत्ता पहले सुप्रीम कोर्ट में थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, कंट्रोल जितना भी था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास। द हाई कोर्ट एक्ट 1861 को ले लिया जाए या द इंडियन काउंसिल एक्ट को ले लिया जाए। बहुत सारे एक्ट आए जिसकी वजह से, चाहे वो प्रीवी काउंसिल ही हो, चाहे वो अल्टीमेटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर आया और हमारे यहाँ एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट हुआ दिल्ली में। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ जो लॉज थे वो बेसिकली एंशिएंट से लेकर मॉडर्न सोर्सेज पे बेस्ड थे, चाहे हमारे वो हिंदू लॉ के अंदर सप्तपदी का प्रोविजन हो, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनके अंडर ही जो मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं जो कि हमने बोरो किया है मिडिवल पीरियड में मुगल एम्पायर से, या फिर हमारे जो कॉलोनियल लेजिस्लेशन हो या जुडिशियल प्रेसिडेंट हो, या फिर अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली 11 कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे थे इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जहां से हम लोगों ने आज के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस को बोरो किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें बोरो की गई। हालांकि वो कोई गलत चीज़ नहीं है, किसी और के पास अगर कुछ अच्छा हो उससे हम लोग कुछ सीख रहे हैं, उसकी अच्छाई सीख रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली जो आज का इंडियन सिस्टम है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था कि आज का जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है वो बेसिकली बेस्ड है एंशिएंट सोर्सेज पे भी, मिडिवल सोर्सेज पे भी और मॉडर्न सोर्सेज पे भी, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मिडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न सोर्सेज हो। हमारा इंडियन लीगल सिस्टम एक मिक्स्ड लीगल सिस्टम है। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, जैसे हमारे पास जो कॉलोनियल लेजिस्लेशन है, जैसे आईपीसी के अंदर सेक्शन 124A के अंदर जो सेडिशन था, गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो नया लॉ लेके आएंगे उसमें हम सेडिशन को हटा देंगे। तो ये अच्छा प्रोविजन है, देखते हैं कैसे इसका इंपैक्ट होता है। हम लोग अपने वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।